ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार। दर्शकों को बता दें कि इंडिया न्यूज हरियाणा पर बीजेपी के 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और अब प्रदेश का चुनाव कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, प्रदेश में कौन सा फैक्टर है जो आगे काम करेगा, मुद्दे कहां खड़े होंगे, ये जो उम्मीदवारों की कसावट है हर एक राजनीतिक दल की, ये किस तरह से दिखाई दे रही है। एक बड़ा तजुर्बेकार दिग्गज पत्रकारों का पैनल आज हमारे साथ है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हम यहां स्टूडियो में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम चंडीगढ़ जाना चाहेंगे। एक छोटी छोटी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे बीजेपी की सूची पर। नरेश कौशल साहब, कैसी सूची ये दिखाई देती है? आज जो 47 नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं दूसरी और अंतिम सूची में, क्या यह मान लिया जाए कि बेहद संतुलित है और पार्टी अपने सिद्धांतों पर टिकी रही है, अगर एक नाम को छोड़ दें तो? देखिए राजीव, ये मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि ये घबराहट में तैयार की गई एक सूची है जी, परेशानी में तैयार की गई सूची है। क्योंकि जो बाय इलेक्शन हुए हैं, एक तो उनसे आतंकित उससे परेशान थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, और दूसरा जो पहले सूची जारी हुई थी उस पर काफी ज्यादा लोगों ने एतराज किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कौशल साहब, तब तो इसे सबक लेते हुए जारी की गई सूची कह सकते हैं। इसमें घबराहट किस तरह की है? तब तो सर ये कह सकते हैं कि पार्टी ने बाय इलेक्शन और पहली सूची पर जिस तरह की किचकिच, बगावत, थोड़ा बहुत असंतोष जो हमने देखा, उससे सबक लेने की कोशिश की है और वो उदाहरण पेश किया है। राजीव, ऐसी बात नहीं है। मैं एक इसमें जो पक्ष नहीं हम डिस्कस कर सके हैं जी जी, वो है दल बदलुओं का पक्ष। मैं इस सूची में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। अगर हम कालका से शुरू करें जी, लतिका शर्मा, भले ही आज ये महिला भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग की सीनियर लीडर हैं जी, लेकिन ये काफी पहले कांग्रेस में एक्टिव रही हैं और इनका कालका क्षेत्र में कितना जनाधार है इसके बारे में मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है। दूसरा, आप देखिए संतोष सारवान भी पहले कांग्रेस में रही हैं और उनको मौलाना से टिकट दे दिया गया है। इसी तरह धर्मपाल, ये ठीक है, वीरेंद्र सिंह जो अपनी टिकटें मांग रहे थे, एक तो उनको उतनी जितनी वो टिकटों की सूची बताते थे, ये पक्ष हमने अभी डिस्कस नहीं किया कि वीरेंद्र सिंह जो चाहते थे कि मुझे 40 लोगों की, उन्होंने 30-40 लोगों की सूची दे रखी थी, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। धर्मपाल, ये भी हम दल बदल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं और इसमें बहुत से नाम छूट सकते हैं क्योंकि अभी पूरी सूची मेरे पास नहीं है। घरौंडा से कल्याण, ये भी कांग्रेस से, मेरा ख्याल है अगर ये हरिंदर कल्याण वही है तो ये भी कांग्रेस से हाल ही में गए हैं। इसके बाद जितेंद्र मलिक, सभी जानते हैं कि सोनीपत से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और हुड्डा जी के हम कौशल साहब रोक रहे हैं, छोड़कर ये गोहाना से टिकट मिल गया है। कौशल साहब आपको रोक रहे हैं। रामविलास शर्मा कुछ कह रहे हैं, इंडिया न्यूज से बातचीत में सुनवाते हैं। रामविलास शर्मा की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। कौशल साहब, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज सर कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूं कि दल बदलों को खूब टिकटें दी गई हैं इस बार भी, पहले की भांति। सुरेंद्र बरवाला, जींद से टिकट मिली है और इसके बाद पवन बेनीवाल, ये चौटाला परिवार से संबंधित हैं और इनको एलनाबाद से टिकट मिली है। और इसके बाद जी धर्मपाल शर्मा जो कलायत से, वो मैं बता चुका हूं। और इसमें बहुत से और भी नाम हैं जो इस वक्त अभी डिस्कस नहीं हो सकते हैं। रमेश गौतम जी के पास हम जाना चाहेंगे। गौतम साहब, एक तो हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं और दूसरा जो नरेश कौशल साहब कह रहे थे कि दरअसल ये थोड़ी सी घबराहट या छटपटाहट में जारी की गई सूची है और इसमें दल बदलुओं को खूब मौका दिया गया है। अभी हम डॉक्टर सर्वदानंद आर्या से जब बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के नेता खुद ये मानते रहे हैं कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है।
यह भी आज का एक व्यवहारिक सच है कि सभी राजनीतिक दलों में इधर के उधर, उधर के इधर लोग हैं। ऐसे में क्या ये एक बड़ा इशू है कि दल बदल करने वाले नेताओं को ज्यादा टिकटें दी गई हैं? सवाल ये कि जब ऑप्शन ही नहीं था, उम्मीदवार नहीं थे, तो जो पार्टी में आए उन्हें टिकट दी गई। इसके बावजूद ये एक संतुलित सूची कही जा सकती है गौतम साहब? राजीव, मैं ये कहना चाहूंगा इस सूची को लेकर जी कि इसमें अधिकांश नाम ऐसे हैं जो यार चंडीगढ़ में बैठे हुए किसी भी पत्रकार को, चाहे वो 10 वर्ष से 20 वर्ष से या 30 वर्ष से कवर कर रहे हो स्टेट को, जी उनसे परिचय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से जगत प्रकाश नड्डा का या रामविलास जी का यह दावा कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, सही हो सकता है। क्योंकि अगर ये सब नेता होते या नेताओं के पुत्र या पुत्रियां या दामाद होते तो हम लोग यहाँ परिचित होते, कभी ना कभी उनसे मिलना होता रहता। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ नाम है। तीसरी बात यह है कि मैं आपने बहुत शुरू में टिप्पणी की थी कि सबक है। ये बिहार, यूपी, राजस्थान, कुछ हद तक गुजरात में जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है जी, और जो नेता सांसद बनकर सो गया था अपने घर में और उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा, और केवल उसने ये मान लिया था कि केवल नरेंद्र मोदी का मंत्र जप कर जनता उसी तरह से पोलिंग बूथ पर टूट पड़ेगी, वो हुआ नहीं। तो इस सूची को बनाते समय कोशिश तो पार्टी ने की है। तीसरी बात, मैं नरेश कौशल की इस बात से सहमत हूँ जी, क्योंकि नरेश कौशल को भी हरियाणा का बहुत लंबा और गहन अध्ययन है, इनका तजुर्बा है जी, कि इसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो चौंकाते तो नहीं हैं, लेकिन ये स्थापित करते हैं कि बहुत से ऐसे टिकट दिए गए हैं जो कल तक दूसरी पार्टियों में थे और हमें ऐसा लगता है कि वो डेपुटेशन पर यहाँ आए हैं। तो एक परमानेंट और एक डेपुटेनिस्ट में अंतर पार्टी को समझना चाहिए। ये लोग रोलिंग स्टोन हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी काबिलियत पर, उनकी विनेबिलिटी पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा जी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये कुछ लोग तो, कुछ नाम तो मैं इसमें ऐसे देख रहा हूं जो कल तक कांग्रेस की किटी में थे, जिसको मुख्यमंत्री हुड्डा कहते के शब्दों को मैं दोहराऊं तो मलाई काट रहे थे। कोई एमपी था, कोई अभी नहीं तो 5 साल पहले मंत्री था, या कोई किसी पद पर था। अब वो अचानक आए। अब आप एक बात और मुझसे आप टिप्पणी ले लीजिए, वो है जी वंशवाद की। मूल रूप से मैं राजनीति में वंशवाद का विरोधी नहीं हूं। यदि किसी नेता का बेटा, बेटी, भाई, भतीजा, दामाद, पुत्री, पुत्र अगर वर्थ है, वर्थ शो करता है, उसका राजनीति के अंदर, अपने क्षेत्र विशेष के अंदर काम है 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, और यदि वो टिकट क्लेम करता है तो इसमें वंशवाद कहाँ से आ गया? हाँ, मैं इस बात का विरोधी हूँ या इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कल तक मैं हार्वर्ड में पढ़ रहा हूँ या कैम्ब्रिज में पढ़ रहा हूँ और मुझे एक टिकट भेज के यहाँ बुला के हवाई जहाज का और एक चुनाव का टिकट थमा दिया जाए और मैं ये कहूँ कि मैं एक्स का, वाई का, जेड का बेटा हूँ, पोता हूँ, नाती हूँ, दामाद हूँ, तो मैं इसका तो ये तो हुआ वंशवाद। भारत की राजनीति में कोई भी इस तरह के वंशवाद से मुक्त नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको जी गौतम साहब, हम आएंगे दोबारा आपके पास, चूंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी हुई है। इस चुनाव में हरियाणा किसके लिए बड़ी प्रयोगशाला साबित होगा,
कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर मोदी वेव के लिए हरियाणा एक बड़ी प्रयोगशाला बनेगा, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम जरा संजय शर्मा से भी एक टिप्पणी ले लें। संजय, कैसे देखते हैं आप इस सूची को, और क्या ये वो सूची है जो बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा सकती है? बहुत सारी व्यवहारिकताओं का ध्यान रखते हुए बीजेपी सिद्धांत बचाने में कामयाब रही है। संजय। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी तरफ से ये जो लिस्ट दे पाई है ये उनके लिए शायद बेस्ट हो सकती है। इसमें जो कुछ मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, एक तो इसमें ये है कि जो बाहर से लाए हुए नेता हैं जो उनके वोट बैंक में कुछ ऐड कर सकते हैं, उनको मौका दिया गया है। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 5-6 साल और कई साल से कांग्रेस में या किसी और पार्टी में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले। जी। जैसे मिस्टर सुधा का नाम आया था, वो कहीं काउंसिल के चेयरमैन वगैरह थे। इस तरह के लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जब बहुत स्थापित ताम किसी इलाके में बहुत साल से चलते हैं तो एक नई लीडरशिप इमर्ज करती है जो अलग सोशल कोएलिशंस क्रिएट करती है। बीजेपी ने कोशिश की है कि उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ के एक ठीक सा नंबर बना पाए। लेकिन अगर आप सैद्धांतिक बात करें तो मैं कौशिक जी की बात ठीक मानता हूं कि अब होगा क्या। अब आपने कांग्रेस के इतने सारे लोग ले लिए, तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है जो इतने साल से इंतजार कर रहा था, अभी उसके सामने मौका था, वो बड़ा निराश महसूस करेगा। और अगले 2-4-6 दिन में हमें पता लगेगा कि शायद उनमें से बहुत सारे लोग विद्रोही हो सकते हैं। और मैं विद्रोही होने की बात को इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा में ऐसी स्थिति है, विद्रोह इस बार ज्यादा इसलिए नजर आएगा कि यहाँ अभी लगभग 4 कोणीय इलेक्शन हो गया है। और थोड़ा भी 4 कोणीय होने से ये कि अगर किसी को यहाँ मौका नहीं मिला तो अगली जगह, नहीं तो अगली जगह, पहली बात। और दूसरा ये कि वो लोग कई साल से अपनी इस चीज की तैयारी कर रहे थे। हरियाणा के जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनके सबके पास पैसे हैं, उनके अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं। तो अगले 1-2 दिन में सारी लिस्ट का जो हमें पता लगने लगेगा वो इस बात से पता लगने लगेगा कि किसका कहां किसको विरोध झेलना पड़ रहा है। यानी कहां कैसा विरोध झेलना पड़ रहा है। हमारे पास और एक और जो वंदना शर्मा का नाम आया है, ऐसी चर्चा अखबारों में चल रही थी जी कि ये कोशिश हो सकती है कि सुषमा जी को चीफ मिनिस्टर के लिए लाया जाए। उस हालत में हम अभी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग इस बात को इस तरह से देखते हैं जी, वो कहीं ना कहीं इस बात को हवा मिलेगी कि क्या सुषमा जी का कोई इंटरेस्ट इलेक्शन में हो सकता है। वंदना शर्मा की दावेदारी से या अब उनके चुनावी मैदान में सामने आने से। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, नेता अक्सर ये कहते रहते हैं। तो अब बीजेपी के लिए कैसी संभावनाएं इन 90 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल आज हम बैठे तो इसलिए थे हरियाणा के दिग्गज पत्रकारों के साथ कि हम प्रदेश का जरा चुनावी मूड समझने की कोशिश करें। हम बैठे तो इसलिए थे कि नरेंद्र मोदी की वेव, उनकी लहर हरियाणा में कैसे चलेगी, कोई फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये हरियाणा में कैसे तय होगा, इस पर हम चर्चा करें। इंडियन नेशनल लोकदल कहां खड़ी है, क्या वाकई बार बार जिस बात को कहा जाता है कि संगठन बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक इस पार्टी की धमक है और बुरे दौर से भी गुजर रही है, नेता जेल में है, इस सब के बावजूद क्या इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता का जो वनवास है वो खत्म कर पाएगी? नए राजनीतिक दल हैं, वो क्या खेल बिगाड़ने में, बनाने में कुछ कामयाबी हासिल करेंगे? उनकी भूमिका क्या रहेगी? इन सारे सवालों पर हम दिग्गज पत्रकारों की एक राय लेना चाहते थे। लेकिन इस बीच बीजेपी की दूसरी और अंतिम सूची आ गई, जिस पर हमें ये टिप्पणियां लेनी पड़ी, क्योंकि नरेश कौशल साहब ने इस पूरी चर्चा को एक छोटा सा मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये दल बदलुओं की और थोड़ी घबराहट और छटपटाहट की सूची है, इसमें पार्टी की छटपटाहट साफ दिखाई देती है। और दूसरा जो संजय शर्मा ने जिक्र किया वो ये कि हो सकता है चूंकि ज्यादातर नेता कांग्रेस या दूसरी पार्टी से आए, तो अब जो विरोध है, जो असंतोष है या जो एक भीतरघात है, वो बीजेपी में भी देखने को मिले। इसकी कितनी संभावना, इस बात पर छोटी सी टिप्पणियां लेंगे और उसके बाद अपने मूल विषय पर हम वापस आएंगे। अमित जी, ये 2 विषय कौशल साहब ने कहा कि ये छटपटाहट है, ये थोड़ी सी घबराहट है, जो था वो सामने पेश कर दिया गया, दल बदलुओं को ज्यादा जगह मिली है। डॉक्टर साहब या बाकी सभी विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार ये मानते रहे, खुद बीजेपी के नेता ये मानते रहे कि हमारे पास ज्यादा उम्मीदवार है ही नहीं, तो जो है उन्हें लाना पड़ेगा, जो पार्टी में आए और उन्हें टिकट देनी पड़ेगी। एक तो इस पर टिप्पणी कीजिए, क्या वाकई ये घबराहट है, छटपटाहट है? और दूसरा, जिन्हें नहीं मिल पाए, जो एकोमोडेट नहीं हो पाए, चाहे वो बीजेपी के भीतर किसी परिवार से आते हों या कांग्रेस पार्टी से नेता आए, अभी सांसद बन गए, वो अपने बेटे बेटियों या किसी भी,
क्या वो एक भीतरघात, वो असंतोष हम देखेंगे, इसका कोई खतरा है? देखिए राजीव, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इन उपचुनाव के नतीजे ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तरीके से उनको जिसको कहते हैं कि सावधान किया इन नतीजों ने। वो नतीजे ठीक नहीं रहे उपचुनाव के, उस कारण से बीजेपी का, और ख़ासतौर पे आपने देखा होगा कि जिस दिन ये रिजल्ट आया शाम को टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा था, टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि 4 महीने में चित मोदी। आप समझ रहे हैं? ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मोदी सरकार और मोदी को लेके बीजेपी कितनी सावधान और कॉन्शियस है कि अगर हरियाणा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके के नतीजे निकले तो उसका असर कितना पड़ेगा। उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने अपने स्टैंड्स को बदला है, अपनी कार्यप्रणाली को बदला है, उसके साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है, उसी का परिणाम है कि ये लिस्ट आप देखिए उस हिसाब से बहुत बैलेंस्ड लिस्ट है। इसमें तमाम सारे वर्गों का उस तरीके से ध्यान रखा गया। अभी जैसे हम रामविलास शर्मा की वो भी सुन रहे थे, बाइट सुन रहे थे, जिसपे उन्होंने कहा कि महिलाओं को उन्होंने एक तरीके से भागीदारी दी है, नौजवान 45 साल की उम्र से नीचे के लोगों को वो दी है। मैं सर की, गौतम साहब की उस बात को बिल्कुल सही कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जाने पहचाने लोग नहीं हैं उस तरीके से। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को मौका देने का बीजेपी ने प्रयास किया है, और उसका भी यही कारण है। और जो लोग आए उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश की है। इसके पीछे भी उनका एक ही लॉजिक है कि कम से कम विद्रोह और एक तरीके से असंतोष कम फैले। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत होने की संभावना तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हरियाणा के अंदर इस वक्त भी उसने अपना स्थान नहीं बनाया तो आगे तो कभी इसकी किसी तरीके से संभावना की नहीं जा सकती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ने ईमानदारी से ये लिस्ट को इसके पीछे मेहनत करके, और हाँ, जो अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि एमपीज और उनके बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया जाएगा, तो ये भी एक तरीके से क्लियर कट मैसेज दिया गया है अपने तमाम सारे पार्टी के लोगों को कि जो पार्टी ने लाइन तय की है उस पे जो चलेगा वो साथ चलेगा, नहीं तो वो बाहर होगा। नहीं तो वो बाहर होगा। ओमकार चौधरी साहब, क्या ये छटपटाहट और घबराहट की लिस्ट है, या फिर वाकई बाई इलेक्शन और दूसरे तमाम कारणों से पार्टी ने सबक लेने की कोशिश की है? देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है। 1967 से लेकर के अभी तक 2009 तक भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कभी भी 10 से 12% वोट शेयर से ज़्यादा में नहीं मिला, और मैक्सिमम सीटें आई थी 1987 में 16। इससे ज़्यादा सीटें विधानसभा में कभी नहीं मिली। एक वातावरण बना है लोकसभा चुनाव से, और आउट ऑफ 90 सीट्स 52 में बीजेपी को बढ़त मिली है। कई संसदीय क्षेत्रों में, कम से कम 5 संसदीय क्षेत्रों में 9 की 9 सीटें या 6 सीटों पर उनको बढ़त मिली है। कांग्रेस का वहाँ खाता नहीं खुला है, एक तरीके से बढ़त नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रयास कर रही है, जो लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब रमेश कौशिक आए थे, धर्मवीर सिंह आए थे, राव इंद्रजीत आए थे, तो भी इस तरह की बातें कही गई थी कि बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। कोई भी पार्टी जब संभावना देखती है कि हमारी संभावना है और लोगों में एक स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो ऐसी स्थितियों में वो ऐसे चेहरों को जोड़ना पसंद करती है जो उसका वोट शेयर बढ़ाए। तो ये काम बीजेपी ने बहुत होशियारी के साथ विधानसभा चुनाव से पहले भी किया है। 44 लोगों का एक साथ शामिल होना एक सभा में, और फिर 23 लोगों का एक साथ शामिल होना, उनमें कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कई बड़े पदाधिकारी। तो इसको बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी मान करके चलिए, रणनीति मान करके चलिए कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां उनके पास मजबूत लोग नहीं थे, उन्होंने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, और उनको उनमें से ऐसे लोगों को जहां जो जीत सकते हैं उनको टिकट भी दिए हैं। लेकिन इस बात का एहतियात रखा है, जैसे वीरेंद्र सिंह 30 लोगों की सूची थमा गए कि साहब इनमें से आप देखिए कितनों को दे सकते हैं। मैं देख रहा था पूरी सूची, मुश्किल से वीरेंद्र सिंह के 2 या 3 लोगों को टिकट मिल पाई है। उनके बहुत करीबी हैं, सुरेश गुप्ता मतलोड़ा, वो भी टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली है। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके, और जहां जहां असंतोष होगा वो तो आप तय मानिए।
हर पार्टी जो ये विनिंग पोजीशन में होती है या जिसका एक वातावरण बना हुआ होता है, वहाँ टिकटार्थी विद्रोह करते ही हैं। तो वो एक आशंका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वोटें बहुत कम होती है, मार्जिन बहुत कम होता है, और ख़ास तौर से जब त्रिकोणीय और चौकोणीय मुकाबला हो तो मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है जीत का। तो ऐसी स्थितियों में बागी भी होंगे, उनको मनाया भी जाएगा। लेकिन जिस पार्टी की विनेबिलिटी की पोजीशन संभावना ज़्यादा होती है, उसके पास अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का, मनाने का, उनको दिलासा देने का, भरोसा देने का एक मौका भी होता है। वो कह सकते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आपको किसी न किसी सम्मानित पोस्ट पर रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि जो असंतोष बड़े पैमाने पर हो सकता है, उसको बीजेपी टालने की कोशिश भी करेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके एक रणनीति के तहत सही पत्ते खेले हैं, और इसके नतीजे मुझे लगता है कि उसको सकारात्मक मिले। रणनीति के तहत सही पत्ते बीजेपी ने खेलने की कोशिश की है। बंसल साहब, पवन बंसल साहब, क्या ये जो सही पत्ते खेलने की कोशिश की है, संजय ने जिस तरफ इशारा किया, उन लोगों को खास तौर से जिनके परिजनों को टिकट नहीं मिली, चूंकि उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है वो किसी दूसरे खास दल की रही है, ये भीतरघात पार्टी को थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। हालांकि ओमकार चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा होती है वहां थोड़ा बहुत असंतोष होता है, लेकिन बीजेपी के पास ये मौका है कि वो उस असंतोष को ठीक से मैनेज कर ले या हैंडल कर ले। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये सोची घबराहट की नहीं है। एक रणनीति, राजनीति में रणनीति होती है, रणनीति के तहत उन्होंने सूची अपना जारी किया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को भी नीचा करने की कोशिश की है, मलिकों को टिकट देके सोनीपत जिले में, उनके क्षेत्र में, और भिवानी जिले में किरण चौधरी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है कि इनको दलाल साहब को टिकट देके, सोमवीर सागवान को, जेपी दलाल को। एक रणनीति होती है, हर पार्टी रणनीति करती है। और जहाँ तक बात है विद्रोह की, और आपने कहा कि जिनके सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिली वो काम करेंगे, तभी पार्टी में उनके नंबर बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तभी बनेगा। और मैं इन्होंने सही काम कर दी ने कि अब पहली बार हरियाणा में जब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, 7 सांसद चुने गए, तो एक लंबी लाइन लगी टिकटार्थियों की और दूसरी पार्टियों के आने वालों की भी। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले सोनीपत से लहरी सिंह मलिक चुनाव जीत गए थे जनसंघ टिकट से। उस टाइम दीपक निशान होता था पार्टी का, वो कांग्रेस में चले गए। जनसंघ वालों ने इतराज किया कि आप क्यों चले, वो कहने लगे तुम्हारा तो दीपक था, तेल तो मेरा था। और पहली बार ऐसा होगा, दीपक भी पार्टी का, तेल भी पार्टी का। तो जाहिर है जब इतनी उम्मीदें लगेगी तो सरकार बन रही है तो लंबी लाइन भी लगेगी, उनमें से कुछ की टिकटें भी कटेंगी, थोड़ा बहुत रोष भी होगा। ओंकार जी की बात ठीक है, कोई पार्टी कहेगी वे किसी को चेयरमैन बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे, इतने पद होते हैं, कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप भी ये मानते हैं कि एक संतुलित और बड़ी रणनीति और चतुराई से बनाई गई ये सूची है। ठीक है, अब हम जरा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक सवाल अपनी डिबेट में ये उठाया है कि हरियाणा में मोदी फैक्टर का क्या होगा। मोदी फैक्टर को लेकर तमाम दावे, तमाम बातें की जाती रही है, दोनों तरफ से, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। तमाम विश्लेषक ये मानते रहे हैं कि चूंकि हरियाणा में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ही पार्टी चुनाव में जा रही है, ये जो खालीपन है ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। क्या हरियाणा में नरेंद्र मोदी की इमेज का, उनकी छवि का, उनकी लहर का एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है? हरियाणा के चुनाव ये तय करेंगे कि छवि बड़ी है या लहर कम हुई है। बंसल साहब, ललित बंसल साहब, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा तजुर्बा है आपको। क्या वाकई इस चुनाव में अगर कुछ दांव पर लगा है तो वो है नरेंद्र मोदी की छवि? क्या हरियाणा में नरेंद्र मोदी का फैक्टर चलेगा? बंसल साहब, देखिए, मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ प्रदेशों के चुनाव परिणाम निकले, उपचुनाव हुए, और हालांकि ये उपचुनाव नहीं है, ये पूरे प्रदेश का चुनाव है, और इस पूरे प्रदेश के चुनाव में 2 प्रदेश नरेंद्र मोदी के दांव पर लगे हैं। एक प्रदेश हरियाणा और दूसरा महाराष्ट्र, और पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की भी और नरेंद्र मोदी के नाम की भी कि क्या वो हरियाणा में अपना सिक्का चला सकते हैं। और इसके लिए जिस तरह से पार्टी ने प्लान्स किए हैं या पार्टी ने प्लान्स घोषित किए हैं कि वो नरेंद्र मोदी की भी काफ़ी सभाएं वहाँ करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आज जो स्थिति है वो स्थिति तो यही है
कि ये परीक्षा नरेंद्र मोदी की है और नरेंद्र मोदी को ही इस परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी किस तरह से रणनीति आगे बनाएगी, जो सूची बनाई गई है सूची के हिसाब से लगता है कि वो सूची संतुलित है, कोई हड़बड़ाहट तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन परीक्षा में नरेंद्र मोदी को सफल तो होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो आज कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी स्तर पर टक्कर दे सके। जो स्थितियां सामने आ रही है वो इंडियन नेशनल लोकदल है, वो ज़रूर कुछ न कुछ टक्कर दे सकता है। और ऐसी स्थिति में जो छोटी छोटी दूसरी पार्टियां हैं वो भीतर घात करके कुछ वोट कटिंग तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक बड़ी सख्त दीवार को साथ लेकर सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी आज की स्थिति में तो ये है कि वो परीक्षा में सफल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? दांव पर यहां भी नरेंद्र मोदी की छवि ही लगी है, चेहरा उन्हीं का है। ये पार्टी के लिए फायदा या नुकसान? क्योंकि इस पर विरोधाभास है। कई विश्लेषक ये मानते रहे हैं पिछली चर्चाओं में भी, जिनमें आप शामिल रहे हैं, कि कोई चेहरा न होना, एक खालीपन होना, विपक्ष लगातार इसे मुद्दा भी बनाता रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये मुद्दा और भी जोर पकड़ेगा। मुख्यमंत्री ललकारते रहे हैं मंचों से कि मुख्यमंत्री तो बताओ किसे बनाओगे। इंडियन नेशनल लोकदल भी यही बताती रही है अपने वोटरों को, समर्थकों को। ये खालीपन मजबूती देगा या मजबूरी बनेगा? देखिए, मैं थोड़े समय में दोनों बातों का आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं सूची की बात करूँ 1 मिनट के अंदर। मुझे तो लगता है सूची पहली बार आई। आज तक जितनी भी इलेक्शन हुए उसमें समूह आए, इधर से उधर से इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और समूह बना दिया। कभी किसी के कंधे पे चढ़ के इलेक्शन लड़ लिया, कभी किसी के कंधे पे चढ़ के इलेक्शन लड़ लिया। उनकी महत्ता से इनके सबसे अधिकतम 17 विधायक आए थे। 1977 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 87 में भी 17 है। तो उसके बाद मैं आपसे ये सूचना आपको दूं कि जहां तक हम ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को मिली है पहली बार टिकट, ये ठीक है। कार्यकर्ताओं को काफी कुछ कार्यकर्ताओं को पहली बार टिकट मिली है, परंतु सबसे पहले प्रश्न ये उठता कार्यकर्ता ही कहां थे? जब इलेक्शन होता था तो संघ के लोग आकर इनके डब्बे संभालते थे, कार्यकर्ता का काम करते थे। जो इनके कार्यकर्ता थे भी वो जीतने की स्थिति में नहीं थे। तो ये जो सूची है ये सारे जीतने वाले लगते हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हैं, चाहे वो इनेलो से आए हैं और चाहे वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। ये एक सूची है, बड़ी मजबूत सूची है। इसमें आप देखेंगे पहली बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 जाटों को टिकट मिला है। पहली बार इसमें 9 अग्रवालों को टिकट मिला है। पहली बार इनकी 11 पंजाबियों को टिकट मिला है, 3 राजपूतों को मिला। यदि मैं इसकी करूं तो काफी समय लग जाएगा। जाति कोई छोड़ी नहीं गई। मुसलमानों में 2 को मिला, 7 जो है इन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया, तो कोई छोड़ा नहीं। कांग्रेस की बिल्कुल हवा निकाल दी। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि कांग्रेस इसी नीति से 10 साल से जीत रही। जब जाटों के अंदर नॉन जाट का वोट मिल जाता है तो जीतने का फार्मूला अपने आप आ जाता है। मोदी की बात मैं थोड़ी बाद में करता हूं, व्यक्तियों की बात, फार्मूले की बात बाद में करता हूं। जीतने का सीधा फार्मूला आप किसी भी अन्य पार्टी में देखिए, एक जाति के लोगों की बहुतायत रहेगी। इस तरह का बहुत खूबसूरत मिश्रण जो है वो नहीं मिलेगा, इसलिए इनके चांस अच्छे हैं। दूसरी बात आपने कहा मोदी की बात, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं कि मोदी को ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। बाई इलेक्शंस में मोदी ने खतरा नहीं उठाया, आपके सामने रिजल्ट है। आप ये बताइए, अभी तक ये सोनिया गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी के नाम पर तो लड़ते रहे। इन्होंने कभी हुड्डा के नाम पर या वीरेंद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्हीं के नाम पे लड़ा। और इनेलो क्योंकि एक रीजनल पार्टी है तो उन्होंने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर लड़ा। तो यदि इन नामों को हटा दिया जाए तो इनके जीतने वाले विधायकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको आगे ले जाए। मैं इनसे कई बार बीजेपी वालों से पूछता हूं कि आपने राजस्थान में सरकार बना ली, आपने दिल्ली में बना ली, आपने यूपी के अंदर सरकार बनाई, आपकी हरियाणा में सरकार क्यों नहीं बनी? कोई ऐसा चेहरा नहीं था, एक डॉक्टर मंगल सैन को छोड़कर, और दुर्भाग्यवश उनको आगे आने का मौका नहीं मिला, जो मुख्यमंत्री पद की सही दावेदारी करके अपने पीछे लोगों को ले चलता। तो मजबूरी है, मोदी को आगे लाना होगा। ये जीतेंगे और मोदी तय करेगा
कौन सा चेहरा इनको आगे लीड करे। और इस सूची में भी मोदी के सिद्धांत की छाप दिखाई दी है। मोदी की सिद्धांत बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा हारे या जीते, हमने एक रख लिया कि किसी सीट पर किसी का वंश अनुगत अधिकार नहीं चलेगा। यदि आप एमपी हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी छोड़ी हुई विधानसभा सीट पर आपका ही घर का आदमी हो, वंश के खिलाफ लड़े और लोगों में इसकी प्रशंसा होगी, लोगों में इसकी प्रशंसा होगी। हम बहुत जल्दी से नरेश कौशल साहब के पास जाएंगे। नरेश कौशल साहब, मोदी फैक्टर का हरियाणा में क्या होगा? सूची पर तो हमने काफी सारा मंथन कर लिया। हमारे प्रदेश में 15 अक्टूबर को जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही होगी तो क्या उसके जहन में मोदी का चेहरा होगा? क्योंकि विपक्षी ये कहते हैं कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना था, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है और यह बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। कौशल साहब, देखिए राजीव, हरियाणा का जो चुनाव है हम इसको एक सिद्धांत आदर्शवाद का चुनाव नहीं मान सकते। जो सूची है, हमने इस सूची को अच्छी तरह से अगर देखे हैं तो हमें ये ठीक है कि इसमें विभिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। पिछले दिनों में अभय चौटाला ने भी जब लिस्ट जारी की थी, उन्होंने भी बताया था, उन्होंने भी उसी तरह से हर जातियों को, छत्तीस बिरादरी का उन्होंने भी शामिल किया। कांग्रेस भी ऐसा ही करेगी। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर एक जाति विशेष जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव, मतदाताओं में भी उनकी संख्या ज्यादा है, वो चेहरा आगे रहता है। पिछले अब देखिए बंसीलाल से, उसी जात बिरादरी से जो है मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा है। अब चौटाला को तो चाहे वो अंदर है, जेल में है, चाहे बाहर है, फिलहाल तक उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जा रहा है। इसी तरह हुड्डा जी, वो भी मुख्यमंत्री की आगे आए हुए मोर्चे पर हैं। और इसके मुकाबले में एक खालीपन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है कि उनका कोई चीफ मिनिस्टर का ना तो दावेदार है और ना मैं जिस जाति विशेष की जिक्र कर रहा हूं, ना ही वहां पे कोई ऐसा चेहरा। अब देखिए, वीरेंद्र सिंह की श्रीमती को टिकट मिला और वो कितना दावा करते थे मुख्यमंत्री बनने की उनकी लालसा है, और उनको टिकट तक नहीं मिला खुद को भी। अब ऐसे हालात में जो एक जाट नेता है जो कह रहा था मैं 2 जगह से लड़ूंगा, पिछले दिनों आपने चैनलों पे सुना होगा कि उन्होंने कहा मैं 2 जगह से लड़ूंगा। तो इस तरह के हालात में जो ये खालीपन, जो रिक्तता है, जो दोनों पार्टियों के जो नेता आगे आएंगे या उनके नाम पेश किए गए जाएंगे, हुड्डा जी का या चौटाला जी का, उसकी रिक्तता की भरपाई करने के लिए निश्चित रूप में मोदी जी का चेहरा आगे लाया जाएगा। लेकिन कौशल साहब, आप 2005 को क्यों भूल रहे हैं? कौशल साहब, आप 2005 को क्यों भूल रहे हैं? 2005 में पीसीसी प्रेसिडेंट भजनलाल हुआ करते थे और ये आपने हुड्डा साहब जो है वो सीएलपी लीडर थे। कांग्रेस ने 2005 में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया था। आवाज आ रही है? आवाज? कौशल साहब, ओमकार चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप 2005 को क्यों भूल रहे हैं? 2005 में पीसीसी हेड भजनलाल जी हुआ करते थे, हुड्डा साहब नहीं, लेकिन जो प्रयोग हुआ फिर वो सबके सामने है। कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित ही नहीं किया था। तो ये तो रणनीति होती है, अलग अलग चुनाव में पार्टियों की अलग अलग रणनीति होती है। कौशल साहब, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कौशल साहब आवाज नहीं सुन पा रहे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम वहां संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम गौतम साहब आपके पास आएंगे यही सवाल लेकर। हरियाणा में दांव पर लगी है तो मोदी साहब की इमेज, क्या हरियाणा में नरेंद्र मोदी फैक्टर चलेगा? ये मजबूती बनेगा बीजेपी के लिए, या फिर जो एक चेहरे का खालीपन है मुख्यमंत्री पद के तौर पर पार्टी किसी को पेश नहीं कर रही है एक रणनीति के तहत? चौधरी साहब ने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों की रणनीति होती है, ये मजबूती देगा या मजबूरी? गौतम साहब, लगता है गौतम साहब तक भी आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। हम इन दोनों मेहमानों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम
हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार दो महत्वपूर्ण सवाल और होंगे। सवाल इंडियन नेशनल लोकदल के नजरिए से भी होगा कि इनेलो जिसके संगठन के बारे में तमाम दावे किए जाते हैं, जिसने सबसे पहले अपनी सूची जारी कर दी, कैंडिडेट्स काफी प्रचार भी कर चुके हैं, पार्टी के नेता कई दावे करते नहीं थक रहे हैं, वो कहां पर इस चुनाव में खड़ी है और जो नए राजनीतिक दल हैं वो क्या करने जा रहे हैं? क्या कुछ उनकी धमक भी दिखाई देगी, सुनाई देगी? क्या जिसे बार बार कहा गया कि किंग मेकर या सत्ता की चाबी कहीं उनके हाथ में आकर तो नहीं अटक जाएगी? एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।